काम हुआ करता था, जो कि था एक्ट एज अ रिकॉर्ड कीपर एंड डॉक्यूमेंट मीटिंग द प्रोसीडिंग। कल मैंने आपको पूरा कंटेंट पढ़ाया था मॉड्यूल से, उसमें से दिखाया था ये, है ना। तो पहले सिर्फ एक रिकॉर्ड कीपर का काम करता था, अब तो बहुत सारे काम बढ़ गए, वैल्यू इंक्रीज हो गई, एक सिग्नेचर की बहुत ज्यादा वैल्यू है कंपनी सेक्रेटरी की, है ना। हाँ जी मेरे CSEE वाले बच्चों, बेटा पेपर नंबर 4 का पार्ट बी मैनेजमेंट हमने खत्म कर दिया था। आज हम कर रहे हैं बेटा उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पूरे चैप्टर के जो जो इंपॉर्टेंट MCQs है सारे बड़े तरीके से कवर करते हैं बेटा। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो चलो बेटा शुरू करते हैं, MCQs देखते हैं बढ़िया से इस चैप्टर के। कंसेप्ट हमने कर लिए थे बेटा लास्ट क्लास में सारे, पूरा चैप्टर हमने डिटेल में पढ़ लिया था अच्छे तरीके से। क्वेश्चंस एक बार देखते चलेंगे फटाफट से। सबसे पहला अंडर विच सेक्शन का क्वेश्चन, बेटा MCQ पेपर है, कोई भी चीज इन डेप्थ से उठा के वो पूछ सकते हैं, समझ गए। तो कौन से सेक्शन में कंपनीज एक्ट 2013 में इज द कंपनी सेक्रेटरी रिकॉग्नाइज एज दी KMP माना गया इसको, कौन से सेक्शन में बेटा, सेक्शन का क्वेश्चन है ध्यान से। 2 क्लॉज 51 है या 203 है या 134 है, बड़ा बड़ा लिखा था बेटा जो मैंने कल कराया था, सेक्शन 203 इज द रिक्वायर्ड सेक्शन, याद है क्या कि नहीं। 203 है बेटा सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 का, ऑप्शन बी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, every listed company and every other company with a paid up share capital of how many crore rupees or more must appoint the whole time company secretary as KMP। कौन सी कंपनीज की रिक्वायरमेंट है ऐसी, या कितनी पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूछ रहा है बेटा। तो 10 करोड़ या उससे ज्यादा, पहले 5 करोड़ हुआ करती थी, अब 10 करोड़ है ना, लेटेस्ट एक्ट के हिसाब से 5 करोड़ हुआ करती थी पहले। तो पेड अप कैपिटल अगर 10 करोड़ या उससे ज्यादा है तो वहां पर कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट होना एज अ KMP मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। चलो द टर्म KMP अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, इनमें से सब इंक्लूड करेगा लेकिन सिर्फ एक ऐसे जिसको इंक्लूड नहीं करेगा, किसको, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर KMP होता है, CEO कंपनी सेक्रेटरी तो होता ही है, आप लोग KMP बनोगे। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी KMP है बेटा डेफिनेशन में, लेकिन इंटरनल ऑडिटर जो है वो KMP नहीं हो सकता, ठीक है। इंटरनल ऑडिटर विल नॉट बी अ KMP। अंडर रेगुलेशन ऑफ 6 ऑफ सेबी LODR रेगुलेशन, जो लिस्टिंग रेगुलेशंस होती हैं लिस्टेड कंपनीज के लिए, अ लिस्टेड कंपनी मस्ट अपॉइंट अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी एज दी, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी का वो एज अ क्या अपॉइंट करेंगे बेटा, क्योंकि देखो सेबी की लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट्स होती है, यानी कि अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है तो आप हर एक चीज का इंफॉर्मेशन सेबी को देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है, कंपनी सेक्रेटरी की होती है, ठीक है ना। तो यानी कि यहां पर कंपनी सेक्रेटरी को हम अपॉइंट करेंगे एज अ कंप्लायंस ऑफिसर, सारे कंप्लायंसेस को रेगुलरली चेक करना और सेबी को इंटीमेशन करना, ये सारा काम किसका होगा, कंपनी सेक्रेटरी का, ठीक है ना। चलो द कंप्लायंस ऑफिसर अंडर सेबी LODR इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो कंप्लायंस ऑफिसर होगा वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या सिर्फ एनुअल रिटर्न्स फाइल करेगा या फिर इंश्योरिंग कंफर्मिटी विद रेगुलेटरी प्रोविजंस एंड कोऑर्डिनेटिंग विद स्टॉक एक्सचेंजेस, यही तो है कंप्लायंस ऑफिसर का काम, कि रेगुलर बेसिस पर सारे प्रोविजंस चेक करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा स्टॉक एक्सचेंज के साथ, सेबी को इंटीमेशन करेगा रेगुलर बेसिस पर। सो दिस विल बी द मेन वर्क एज अ कंप्लायंस ऑफिसर फॉर सेबी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर द सेबी LODR रेगुलेशन 2015 सीनियर मैनेजमेंट स्पेसिफिकली इंक्लूड्स द कंपनी सेक्रेटरी एंड, सेबी LODR रेगुलेशंस के हिसाब से कंपनी सेक्रेटरी तो है उसका पार्ट डेफिनेटली है, लेकिन उसके अलावा और कौन है, ओनली द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, या फिर ओनली एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स, या फिर ओनली शेयर होल्डर्स। तो बेटा जो डेफिनेशन है हमारी सेबी LODR रेगुलेशंस की, उसके अंदर हमने कंपनी सेक्रेटरी के साथ साथ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को भी इंक्लूड करा है, CFO बोलते हैं जिसको, CFO को भी हमने उसमें इंक्लूड करा है, ठीक है, याद रहेगा। द अर्लीस्ट रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी वॉज टू, द अर्लीस्ट रोल यानी कि जो सबसे पहले रोल हुआ करता था, अब तो खैर मॉडर्नाइज हो गए, चीजें बदल गई हैं, कंप्लायंस ऑफिसर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब बहुत सारे काम जो है कंपनी सेक्रेटरी के बढ़ गए ऑर्गेनाइजेशन में। पहले बहुत लिमिटेड काम हुआ करता था जो कि था एक्ट एज अ रिकॉर्ड कीपर एंड डॉक्यूमेंट मीटिंग द प्रोसीडिंग। कल मैंने आपको पूरा कंटेंट पढ़ाया था मॉड्यूल से, उसमें से दिखाया था ये, है ना। तो पहले सिर्फ एक रिकॉर्ड कीपर का काम करता था, अब तो बहुत सारे काम बढ़ गए, वैल्यू इंक्रीज हो गई, एक सिग्नेचर की बहुत ज्यादा वैल्यू है कंपनी सेक्रेटरी की, है ना। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी सेक्रेटरी मस्ट रिपोर्ट टू द बोर्ड अबाउट, बोर्ड को किस बारे में वो रिपोर्ट करेगा, क्या सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स या कंप्लायंसेस विद द एक्ट रूल्स एंड अदर एप्लीकेबल लॉज, ये है ना सारे कंप्लायंसेस, या फिर एम्प्लॉय की सैलरी से उसको क्या मतलब है, और मार्केटिंग स्ट्रेटजी से भी उसको कोई मतलब नहीं है। तो वो किस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताएगा बेटा, कंप्लायंसेस विद द एक्ट रूल, जो भी एक कंपनी के ऊपर रूल्स एक्ट्स रेगुलेशन जो भी अप्लाई होती है उन सबको गवर्न करना, उन सबको सही तरीके से मैनेज करना रेगुलर बेसिस पर, ये काम ही किसका है, कंपनी सेक्रेटरी का, ठीक है। सो बी इज द ऑप्शन। देख विच रूल अंडर द कंपनीज एक्ट स्पेसिफाई द ड्यूटीज ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी,
इनमें से कौन सा रूल है कंपनी इसके अंदर जो स्पेसिफाई करता है ड्यूटी है कंपनी सेक्रेटरी की? रूल 3 ऑफ द कंपनीज रेमुनरेशन एक्ट, या फिर रूल्स 10 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ द मैनेजरियल पर्सोनल, या फिर रूल 15 ऑफ द कंपनीज मीटिंग रूल्स, या फिर रूल 20 ऑफ कंपनीज ऑडिट से रिलेटेड रूल्स? तो बेटा हम यहां पर बात कर रहे हैं रूल अंडर द कंपनीज एक्ट स्पेसिफाई द ड्यूटीज, कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटीज जो है बेटा वो स्पेसिफाइड है इसमें रूल 10 में, रूल 10 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ द मैनेजरियल पर्सोनल। ठीक है जी, चलो। A company secretary is required to assist and advise the board ensuring, किस चीज के बारे में वो इंश्योर करेगा और गाइड करेगा? ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कंपनी सेक्रेटरी को क्या मतलब है इस बात से? गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कंप्लायंस विद द गवर्निंग रिक्वायरमेंट, या फिर रिडक्शन ऑफ वर्कफोर्स, या अवॉइडेशन ऑफ द ऑल द रेगुलेशन, कि सारी रेगुलेशन को अवॉइड कर दो, नहीं ना? तो बेटा गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होनी चाहिए, गवर्नेंस होना चाहिए, कंप्लायंस होना चाहिए रेगुलर रूल्स के साथ, तो यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो। सेक्रेटरियल ऑडिट इज डिफाइंड, सेक्रेटरियल ऑडिट की डेफिनेशन जो है वो कौन से सेक्शन के अंडर डिफाइंड है बेटा? सेक्शन पूछ रहा है कौन से सेक्शन में डिफाइंड है सेक्रेटरियल ऑडिट? किसमें? 134, 204, 203, 203 तो अभी हमने पढ़ा था, कौन सा था, है ना? तो यहां पर है बेटा 204, सेक्शन 204। ठीक है, सेक्टरल ऑडिट कंपनीज एक्ट 2013 के 204 में डिफाइंड है कि कौन सी कंपनी इसको करना चाहिए, कितनी लिमिट होती है, कंपनी सेक्रेटरी का क्या काम है उसमें, सब कुछ किसमें बताया हुआ है? 204 में। सेक्टरल ऑडिट रिपोर्ट मस्ट बी गिवन बाय, कौन देगा? अभी तो बात करी हमने, एक कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी सेक्टरल ऑडिट रिपोर्ट बनाता है कंपनी की। प्रैक्टिस वाला क्यों बनाता है? क्योंकि ताकि बायसनेस ना हो कंपनी का। अगर इंटरनल कंपनी सेक्रेटरी होगा वो तो थोड़ा बायस रहेगा ना, तो प्रैक्टिस वाला जो होगा वो आउटसाइडर होगा, तो ही विल एक्ट एज अ प्रोफेशनल और वो बायसनेस नहीं करेगा, अनबायस्ड होगी उसकी रिपोर्ट, है ना? चलो जी, द सेक्टरल ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 2041 आ गया। मस्ट बी अनेक्स्ड विद द, किसके साथ जोड़ी जाएगी? ऑडिट कमेटी रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, एनुअल जनरल मीटिंग या प्रोस्पेक्टस। कल पढ़ाया था मैंने आपको, जब सेक्टरल ऑडिट की रिपोर्ट बनती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको अपनी बोर्ड रिपोर्ट में अनेक्स करते हैं बेटा, बोर्ड रिपोर्ट में अटैच करके भेजते हैं। ठीक है, चलो। इफ अ कंपनी कॉन्ट्रावीन सेक्शन 204, अगर नहीं करती, सेक्टरल ऑडिट को नहीं फॉलो करती, कंपनीज एक्ट 2013, लायबल पर्सन शैल बी पेनलाइज अप टू कितना बेटा? 2 लाख रुपए। कल पढ़ाया था ना, 2 लाख रुपीज तक का फाइन है बेटा उसके ऊपर। ठीक है, चलो। अंडर द रेगुलेशन 24A ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015, सेक्टरल ऑडिट इज मैंडेटरी फॉर, किसके लिए मैंडेटरी है? हर एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर नहीं, लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरीज। मैंने बताया था अगर कोई लिस्टेड कंपनी है और अगर उसकी कोई अनलिस्टेड सब्सिडरीज है, उन सबके ऊपर तो मैंडेटरी है ही, समझ गए? उनके ऊपर तो मैंडेटरी। उसके अलावा कुछ कंपनी जिनकी टर्नओवर लिमिट एक्सीड करती है उनके ऊपर भी है, बट लिस्टेड तो हर एक कंपनी पे है। ठीक है जी, चलो। इन एस्टेम्पल फैक्टर, हमने एस्टेम्पल फैक्टर्स पढ़े थे, द लेटर ई, हमने शॉर्ट फॉर्म पढ़ी थी बहुत सारे फैक्टर्स में, उसमें एस्टेम्पल में जो ई था वो क्या था बेटा? ई स्टैंड्स फॉर एथिकल, कि एथिकल तरीके से काम होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, है ना? चलो। अकॉर्डिंग टू द चैप्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल टू द कंपनी सेक्रेटरी, इनमें से कौन सा ऐसा है जो फंक्शन नहीं है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, यही आपके बिजनेस स्टडीज में जो आप पढ़ते आ रहे हो शुरू से, तो प्लानिंग पढ़ा आपने, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा है, कोऑर्डिनेटिंग पढ़ा है, सेलिंग पढ़ा है क्या? नहीं ना? तो यही है हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, ये इसका फीचर नहीं है स्टेम्पल, सॉरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का। द केस स्टडी ऑफ अमूल, आपके चैप्टर के एंड में कुछ केस स्टडीज दी हुई हैं जिनको आपको रीड करके जाना है डेफिनेटली। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पर मुझे जो लगता है इन केस स्टडी से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो वो इस तरीके से आएगा, इससे ज़्यादा टफ नहीं आएगा। ठीक है ना? द केस स्टडी ऑफ द अमूल ड्यूरिंग कोविड-19 हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ, जो अमूल वाला केस था उसके अंदर किसको हाईलाइट करा गया बेटा? कौन से केस को हाईलाइट करा गया? रिड्यूसिंग द मिल्क प्रोक्योरमेंट, रेजिलियंट सप्लाई चेन एंड IT बैकबोन, या शटिंग डाउन ऑपरेशन या इग्नोरिंग द फार्मर। तो जो अमूल वाला केस था हमने उसके अंदर हाईलाइट किया था बेटा रेजिलिएंट सप्लाई चेन को, कि हमारी सप्लाई चेन रेजिलिएंट थी, और जो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बैकबोन थी इसको हाईलाइट किया था। ठीक है जी। बजाज ऑटो लिमिटेड में लिमिटेड डिसकंटिन्यूड प्रोडक्शन ऑफ विच फ्लैगशिप स्कूटर ब्रांड इन 2006 में? कौन सा उनका फ्लैगशिप स्कूटर था जिसको उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया था? याद है? चेतक। चेतक देखा है आप लोगों ने भैया? किस किस बच्चे ने चेतक देखा है? चेतक हुआ करता ना घरों में पुराना, याद होगा। तो 2006 से उसकी प्रोडक्शन डिसकंटिन्यू हो गई थी। ठीक है ना? डीमार्ट सक्सेसफुल बिजनेस स्ट्रेटेजी इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, डीमार्ट में ये सारी होती है, किसको छोड़ के? एवरीडे लो प्राइसिंग, ओनिंग मोस्ट स्टोर प्रॉपर्टीज, या फिर हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, या फिर एफिशिएंट सप्लाई चेन। तो जो डीमार्ट का सक्सेसफुल बिजनेस स्ट्रेटेजी उसमें सब था, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं था, हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर नहीं था उसके अंदर, हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर नहीं था बेटा, एक्सेप्ट का केस है। ठीक है ना? एवरीडे लो प्राइसिंग भी था, मोस्ट स्टोर प्रॉपर्टीज भी था, एफिशिएंट सप्लाई चेन भी था, लेकिन कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं करते थे वो, है ना? ऐसा कुछ नहीं था, समझ गए? इसलिए सी। फोर्ड इंडिया शट डाउन इट्स ऑपरेशन इन इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, कौन से ईयर में फोर्ड ने अपना बिजनेस शट डाउन किया?
सबके अंदर कोई ना कोई फेलियर है, कंप्लायंसेस को सही से नहीं फॉलो करा गया, तो कंप्लायंसेस के फेलियर से उन्हीं के केसेस हैं कि किसी ना किसी रीजन से उनके ऊपर जब आपदा आई, किस चीज़ की आपदा आई कि भैया कंप्लायंस सही से फॉलो नहीं कर रहे, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे, तो एक ही बार में सीधा जब बस्ट होता है तो सब पकड़े जाते हैं फिर, है ना। तो कौन से ईयर में फोर्ड बंद हुआ था? 2021 में बंद हुआ बेटा फोर्ड, ठीक है। जोमेटो पाइवटेड इट्स बिजनेस मॉडल फ्रॉम रेस्टोरेंट लिस्टिंग टू, किसके अंदर? जोमेटो तो पता ही आपको, क्या इवेंट का काम करता है वो? मैन्युफैक्चरिंग है, बैंकिंग है, किसका है? फूड का है, फूड डिलीवरी सर्विस, सबको पता है तो सिंपल। एशियन पेंट्स इंट्रोड्यूस द ब्यूटीफुल होम्स पेंटिंग सर्विसेज BHPS2, कब? रिड्यूस पेंट प्रोडक्शन इसलिए, या रीच द फाइनल कंज्यूमर डायरेक्टली, या क्लोज डीलर नेटवर्क, या इंक्रीज द इंपोर्ट ऑफ पेंट्स। जो एशियन पेंट्स था उसने ब्यूटीफुल होम्स सर्विसेज का काम जो शुरू किया था, एक उन्होंने अपने बिजनेस में ऐड ऑन किया, किस लिए? ताकि वो रीच कर सके फाइनल कंज्यूमर को डायरेक्टली फाइनल कंज्यूमर की नीड को पहचान सके और फाइनल कंज्यूमर डायरेक्टली उनके प्रोडक्ट को खरीदे, ठीक है ना। जिलेट गार्ड अ प्रोडक्ट ऑफ द इंडियन मार्केट इज एन एग्जांपल ऑफ, जो जिलेट गार्ड है वो किसका एग्जांपल है बेटा इनमें से? रिवर्स इनोवेशन, इंक्रीमेंटल बजटिंग, सेंट्रलाइजेशन, या जीरो बेस बजटिंग। तो जो जिलेट गार्ड वाला केस आपको दिया हुआ है इंडियन मार्केट का, वो रिवर्स इनोवेशन का भी नहीं है, इंक्रीमेंटल बजटिंग का बेटा उसके अंदर। इंक्रीमेंटल बजटिंग यानी बजट में हम जब इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीमेंटल बजटिंग का केस है। सारे केस स्टडीज आपके चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं, सारे डिटेल में एक बार देख के जाने हैं, ठीक है ना। यही ज्यादा से ज्यादा आपसे केस स्टडीज में पूछा जाएगा, ठीक है। वैसे तो मुझे लगता नहीं केस स्टडी से कोई क्वेश्चन आएगा, फिर भी अगर आता है तो यही आ सकता है। पेपैल्स फाइनेंशियल वेलनेस इनिशिएटिव्स फॉर एम्प्लॉयज रिजल्टेड इन, पेपैल्स की जो फाइनेंशियल वेलनेस थी उसने इनिशिएटिव लिया एम्प्लॉयज का, उसमें क्या रिजल्ट आया हमारे पास? हायर एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ा, या इंक्रीज रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स। देखो एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ना कोई सही चीज नहीं है, एम्प्लॉय का आना जाना नहीं, रिटेन होना चाहिए एम्प्लॉय, है ना। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट लग रहा है, रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट। रिड्यूस स्टॉक ऑप्शंस नहीं, नो चेंज इन परफॉर्मेंस नहीं बेटा। तो हमारे पास जो फाइनेंशियल वेलनेस में उसमें इनिशिएटिव लिया था वो किसका था? पॉजिटिव फीडबैक मिला था हमें, इंक्रीज इन द रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स, उससे प्रॉफिट्स हमारे इंक्रीज हुए थे, ठीक है। चलो, हिल्टी ट्रांसफॉर्म्ड इट्स बिजनेस मॉडल बाय शिफ्टिंग फ्रॉम सेलिंग टूल्स टू, किसको सेल करना शुरू कर दिया उन्होंने? मैन्युफैक्चरिंग ओनली, या फिर लीजिंग टूल्स ऑन मंथली रेंटल बेसिस पर, या इंपोर्टिंग टूल्स, या क्लोजिंग ऑपरेशंस। तो इन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया था लीजिंग टूल्स, अपने टूल्स को लीज करके ऑन अ मंथली रेंटल बेसिस पर। तो इन्होंने अपना बिजनेस इस तरीके से एक्सपेंड करा था, ठीक है ना, मंथली रेंटल पे लीज करना शुरू कर दिया था। नेटफ्लिक्स एम्प्लॉइज एम्पावरमेंट मॉडल इंक्लूड्स ऑल, नेटफ्लिक्स एम्प्लॉय के एम्पावरमेंट में सारी चीजें इंक्लूड होती है, एक को छोड़ के। नो सेट वेकेशन लीव, या फिर स्टॉक ऑप्शंस प्रोवाइडेड मंथली, या स्ट्रिक्ट सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, या कीपर्स टेस्ट फॉर परफॉर्मेंस। तो इसमें सब था, सिर्फ और सिर्फ पता क्या था? ये नहीं था बेटा, स्ट्रिक्ट सेंट्रलाइजेशन नहीं था डिसीजन मेकिंग का, डिसेंट्रलाइज्ड है, वहां पर पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, अथॉरिटीज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेंट्रलाइज मतलब क्या होता है? जब सिंगल यूनिटी ऑफ कमांड होता है ना, तो सेंट्रलाइज नहीं था, डिसेंट्रलाइज है वहां पर, तो इसलिए इसको एक्सेप्ट का केस है। तो ये वाली चीज नहीं थी, बाकी सारे नेटफ्लिक्स वाले केस में आपको दिखेंगी, ठीक है ना। चलो, IBM सोल्ड इट्स पीसी डिवीजन टू लिनोवो इन विच ईयर, सीधा सा केस है। IBM ने अपना पीसी वाला डिवीजन लिनोवो को बेच दिया, पता है आप लोगों को? केस आपके बुक में दिया हुआ, कब बेचा था, कौन से ईयर में बेचा बेटा? 2001, 2005, 2010 या 2015? 2005 में बेटा। IBM खत्म हो गया 2005 में, उन्होंने लिनोवो को अपने आप को सोल्ड आउट कर दिया, खत्म। अकॉर्डिंग टू द चैप्टर जो आपका कंपनी सेक्रेटरी एक्ट एज अ ब्रिज, डेफिनेशन दे रखी है आपको, कंपनी सेक्रेटरी का रोल बताया हुआ है, फीचर्स बताए हुए हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी किस किस के बीच में एज अ ब्रिज का काम करता है? किसके बीच में काम करता है बेटा? ओनली द बोर्ड एंड द मैनेजमेंट, बोर्ड, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स एंड द अदर स्टेक होल्डर्स, या फिर ओनली शेयर होल्डर्स एंड गवर्नमेंट, या ओनली एम्प्लॉइज एंड कस्टमर। तो देखो, बोर्ड के बीच में, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स एंड बाकी स्टेक होल्डर्स के बीच में कौन बीच में आड़ा होता है बेटा? कंपनी सेक्रेटरी होता है, जो सबके बीच में ब्रिज बनता है, सबके बीच में कम्युनिकेशन गैप्स खत्म करता है, सारे कंप्लायंसेस को रेगुलेट करता है, ठीक है ना। चलो जी, विच मैनेजमेंट थ्योरी स्पेसिफिकली मेंशन्ड एज एसेंशियल फॉर कंपनी सेक्रेटरीज टू अंडरस्टैंड क्रिटिकल इश्यूज? इस क्वेश्चन के आने के पूरे चांस है, क्योंकि आपके मैनेजमेंट सब्जेक्ट से जो रिलेटेड है वो यही है कि कंपनी सेक्रेटरी को कंपनी के अंदर मैनेजमेंट टूल से रिलेटेड क्या क्या पता होना चाहिए, तो कौन कौन सी थ्योरीज के बारे में पता होना चाहिए, राइट? ये पूछा जा रहा है। तो ओनली साइंटिफिक मैनेजमेंट, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, या कंटिजेंसी मैनेजमेंट थ्योरी एक्स एंड वाई थ्योरीज, क्लासिकल एंड मॉडर्न थ्योरीज। ये सारी थ्योरीज हमने उसमें बात करी थी कि ये सारी थ्योरीज की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी में एक मैनेजमेंट का भी इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, तो उसको भी मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। और इसी रीजन से ये चैप्टर आपके सिलेबस में भी डाला गया है मैनेजमेंट वाले पार्ट में, कि मैनेजमेंट वाला पार्ट अब कंपनी सेक्रेटरीज को भी थोड़ा सा देखना चाहिए, राइट? तो ओनली क्लासिकल मैनेजमेंट भी नहीं है। तो ये बेटा, ये सारी थ्योरीज, थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, क्लासिकल एंड मॉडर्न थ्योरीज, ये सारी अब किसके लिए मैंडेटरी होगी? कंपनी सेक्रेटरी के लिए जानना जरूरी हो गया है कि वो ये सारी थ्योरीज भी सही से पढ़े और उसको नॉलेज हो, ये एक्सपेक्ट किया जाता है। ठीक है जी, चलो बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर किए, जितने हो सकते थे मैक्सिमम इस चैप्टर से, सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। एक बार गो थ्रू जरूर करना है चैप्टर को, प्रीवियस क्लास में चैप्टर कराया था, अभी क्वेश्चन कराया। तो बेटा मैनेजमेंट का भी सारा का सारा सिलेबस कर दिया कवर, ठीक है।
तो आई होप बढ़िया तरीके से आपकी रिवीजन हो गई होगी, बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस हो गए, बढ़िया तरीके से कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो गया होगा। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।